हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक सेइंग लेके आई हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनकी एक बात जो मुझको बहुत अच्छी लगी और अब बहुत रिलेटेड लगी अपने टॉपिक से। उन्होंने कहा था, एवरीबडी इज़ अ जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, it will live you whole it will live its whole life believing that is stupid। तो इनका कहने का यहाँ पर मतलब है कि हर इंसान, हर कोई जो है जीनियस है, लेकिन हम जब जब जीनियस है उसकी कंडीशन है कि हम अगर उसको उसकी एबिलियट, उसकी सक्षमता, उसकी काबिलियत के हिसाब से अगर हम उसको जज करेंगे तो हर इंसान अपने आप में जीनियस है। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ फ़िश का, कि किस तरह से एक फ़िश को अगर हम ये देखें कि ये सोचें कि जो है फ़िश जो है ट्री को क्लाइंब क्यों नहीं कर रही है, नहीं वो नहीं कर पा रही, उससे उसकी एबिलिटी वो नहीं कर सकती, वो बेकार है। तो ऐसा नहीं है, ये उसकी सक्षमता ही नहीं है, ये उसके एरिया में ही नहीं आता है, ये तो उसकी काबिलियत नहीं है। उसकी जो काबिलियत है उसको उसी के अंदर रख के अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो तभी हम उसके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे अपने बच्चे भी होते हैं, हम उनकी सक्षमताओं को हम नहीं देखते। पड़ोस का बच्चा, उसकी क्लास का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, क्लास में फ़र्स्ट आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, अपने बच्चे को हम डांट रहे हैं, उसको गुस्सा कर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं आते, दूसरे का बच्चा तो फर्स्ट आता है, 90% मार्क्स लेके आता है, तुम क्यों नहीं लेके आते हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम भी यही वाली गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी एबिलिटी, उसकी सक्षमता के हिसाब से उसको जज नहीं कर रहे, हम दूसरे के हिसाब से उसको जज कर रहे हैं। हो सकता है हमारे बच्चे के अंदर दूसरी कुछ क्वालिटीज़ हो जो दूसरे के बच्चों में नहीं हो। तो हमेशा इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा किसी को भी आप जब जज करें, उसकी जीनियस को, उसके इंटेलेक्ट को, तो उसकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से ही हम उसको जज करें। तो यही बात हमारे जो ये ऑर्थोपेडिक बात, हमारा जो टॉपिक है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, उन हैंडीकैप स्टूडेंट्स, उनके ऊपर भी ये लागू होती है। अगर हम उनकी सक्षमता, उनकी वो जो कर सकते हैं, उनकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से अगर हम उनको जज करेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, वो जो है असक्षम नहीं है, वो भी सक्षम है। दे आर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी डिफ़िकल्टीज, दे आर मेंटेनिंग देयर लाइफ्स, नो दे आर लिविंग देयर लाइफ्स। बहुत सारी परेशानियां वो झेल रहे हैं हर तरह से, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो जीनियस है, उनके अंदर बहुत सक्षमताएं हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Strategies for addressing the needs of these children at school। these children का मतलब क्या है यहाँ, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि स्कूल में जो उनकी ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतों को, उन ज़रूरियात को किस तरह से जो है पूरा किया जा सकता है सेंसिटिवनेस को अपना के। ये जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये जो है हमारा जो इसका जो हमारा थर्ड बुलेट है सेकेंड यूनिट का, उसको भी हम थोड़ा सा टच करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये जो टॉपिक है, ये आपको मैं 3 वीडियो लेक्चर्स में दूंगी। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। उम्मीद है कि आप तीनों को ध्यान से समझेंगे और तीनों को इकट्ठा एक अपना ओपिनियन बनाएंगे, नोट्स अपने तैयार करेंगे। पहला है, सॉरी, in order for the students to assess the general curriculum, the students may require these accommodations। यानी कि अगर हम बच्चे को जनरल करिकुलम के अंदर रखते हैं, यानी कि बच्चे के जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है, वो माइल्ड है, उसकी कंडीशन मॉडरेट है, जिसकी वजह से वो जनरल बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकता है, ठीक है। वो जनरल बच्चों के साथ पढ़ सकता है, नॉर्मल स्कूल्स में वो जा सकता है। तो जब ऐसे बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ जब पढ़ेंगे तो उस
उस जनरल करिकुलम में क्या क्या समायोजन किया जा सकता है, उन किस तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ताकि ये बच्चे भी उस चीज़ में एडजस्ट हो जाएं, उस पठन पाठन की क्रिया में वो जो है एडजस्ट हो जाए, और वो भी साथ में अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ, नॉर्मल क्लासमेट्स के साथ वो भी अपना पढ़ें। पहला है स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट्स टू डेवलप पोस्चर एंड मूवमेंट्स, यानी कि इन बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अच्छे से बैठें। आसन और संचलन को विकसित करने के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था। देखिए कोई भी जब हम स्कूल की हम जब बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर क्लासरूम्स बनाते हैं, तो क्लासरूम के अंदर सबसे पहले क्या डाला जाता है, चेयर्स डाले जाते हैं, बेंचेस डाले जाते हैं, ओके। और कोशिश की जाती है कि बच्चे जो हैं इसमें आसानी से बैठ जाएं। तो यहाँ पर भी है, जब बात इनको जनरल करिकुलम में शामिल करने की है, तो इनके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है हमें करने होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके साथ कुछ डिवाइसेस रहते हैं जिसमें ये बैठते हैं, कोई करते हैं, तो ये ज़रूरी ये लोग जो होते हैं ना, ये बच्चे जो होते हैं, इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। एक जो रेगुलर बेंचेस हैं, जो नॉर्मल सीट क्लासरूम में जो रहती है, उसमें ये बैठ नहीं सकते। इनके लिए थोड़ा सा इनका अपना अरेंजमेंट होता है, अपने कुछ डिवाइसेस होते हैं, व्हील चेयर हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये बैठते हैं। तो इनके लिए ख़ास तौर से वो अरेंजमेंट, वो स्पेस इनको दिया जाए, ओके। उतना स्पेस, क्योंकि इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए उसके हिसाब से, तो उनको ज़्यादा स्पेस दिया जाए। वो एकदम पीछे जाके कॉर्नर ही बैठे, क्योंकि अगर वो आप पीछे उनको बिठाएंगे, कहीं कॉर्नर में बिठाएंगे, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा उनके ऊपर, आप अटेंशन नहीं कर सकते हैं, और उनको भी मूवमेंट में परेशानी होगी। जब वो अंदर जाएंगे, जब वो बाहर जाएंगे, अपनी किसी ज़रूरत के लिए उनको अंदर बाहर करना होगा, तो उनको बहुत परेशानी पेश आएगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि उनको आगे में ही बिठाया जाए, और आगे में भी किधर बिठाया जाए, दरवाजे के पास, जो डोर होता है क्लासरूम का, उस डोर के पास उनको बिठाया जाए, ताकि उनके लिए आना जाना आसान हो सके। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा है फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स के विकास को केंद्रित करना। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। देखिए ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कि आपके लिए नया है, ये पॉइंट, ये वर्ड्स आपके लिए नए नहीं है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर लेती हूँ कि क्या कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में शामिल होती हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि फाइन मोटर स्किल्स में शामिल होती हैं। स्टैंडिंग, खड़े होना, वॉकिंग, गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यानी कि स्टेयर्स से ऊपर उतरना और ऊपर जाना और नीचे उतरना, भागना, बॉल को पकड़ना, बॉल को कैच करना, बॉल को थ्रो करना, बैठना, क्लाइंबिंग अ लैडर, यानी कि सीढ़ी पर चढ़ना उतरना, रोलिंग करना, बेड से उतरना, ओके। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स में। जो नहीं जानते हैं वो प्लीज़ नोट डाउन कर लें, ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स में। अब देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स में क्या आता है। होल्डिंग पेंसिल को या आपको पेन को, किसी चीज़ को भी पकड़ना, यूजिंग सिजर्स, कैंची को पकड़ना और उससे किसी भी चीज़ को कट करना, ब्रशिंग टीथ हम जो ब्रश करते हैं वो हमारी फाइन मोटर स्किल है, बटनिंग एंड जिपिंग, बटन लगाना, कप शर्ट वगैरह के बटन लगाना, जिप लगाना, ओके। ये सारी चीज़ें, ब्रशिंग और अपने कॉम्बिंग करना, यूज़ फिंगर्स और यूटेंसिल्स टू ईट, खाने के लिए जो खाना हम खाते हैं अपनी उंगलियों की मदद से हम खाना खाते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम किस में रखेंगे, फाइन मोटर स्किल्स में। तो ये जो जब हम बात करते हैं कि बच्चों को हमें सक्षम बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमको एज ए टीचर हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए
कि कौन कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, कौन सी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं कि, और पहले हम जैसे साइकोलॉजी में पढ़े हैं कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, फिर फाइन मोटर स्किल्स को। तो धीरे धीरे इस चीज़ पे हम काम करें एज अ टीचर। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। बच्चे की मेडिकल स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। ये स्कूल को, टीचर्स को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हाँ, हमारे पास ऐसा कोई बच्चा है, ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, और उनकी हैंडीकैप वो हैं, और वो किस तरह के हैंडीकैप है, उनकी परेशानी क्या है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या उनको क्या उनकी नीड्स हैं, और क्या अगर किसी जब उनकी कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाए तो उनकी कैसे कुछ तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ों की हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए और इसके हिसाब से हम प्रिकॉशंस लें। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी लिखा है, जैसे वो लोग जल्दी थक जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसकी हमारे पास एज ए टीचर और स्कूल को भी, टीचर को तो होनी ही चाहिए, लेकिन स्कूल को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके पास ऐसे कुछ कुछ बच्चे हैं और उसके हिसाब से जो है उनकी नीड्स को भी पूरा किया जाए। अगला है इट इज़ असेंशियल दैट यू शुड एक्सेप्ट such children in your class, ensuring that no critical comment on their disabilities is given by anybody in the class। कक्षा में किसी तरह का दुर्व्यवहार ना होने दें। ये जो पॉइंट है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जहाँ हमने एक टॉपिक किया था व्हाट टीचर्स कैन डू, उस टॉपिक में भी आप इस पॉइंट को ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि इन बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई भी गलत अल्फाज जो है इन बच्चों के लिए ना निकले, ना टीचर के मुंह से और ना ही फेलो क्लासमेट्स के मुंह से। ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़। वो क्यों ज़रूरी है कि अगर किसी तरह का हम ताना कसेंगे, हम किसी तरह की कोई बात कहेंगे, हमारे मुंह से कुछ निकलेगा या फेलो क्लासमेट्स या पेरेंट्स की तरफ से, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो है उसका कम हो जाएगा, उसको बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो उसको बहुत बुरा लगेगा। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन में आपको एक केबीसी का एक दिखाया था जिसमें एक लड़की थी नुपुर चौहान। तो वो अपने जब बता रही थी, अमिताभ बच्चन जी से बात कर रही थी, तो उसने बताया कि वो जब नॉर्मल स्कूल में जाती थी नॉर्मल बच्चों के साथ, तो पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत गलत था उसकी तरफ। वो ये सोचते थे कि ये जिस तरह से चलती है टेढ़ा मेढ़ा हो के, अगर हमारा बच्चा भी इसके पास बैठेगा, इसके साथ बैठेगा, तो ये भी, हमारा बच्चा भी उसकी तरह ही चलना और चलना जो है वो सीख लेगा। तो पेरेंट्स को बहुत बहुत अजीब लगता था, बहुत बुरा लगता था कि एक ऐसी लड़की जो इस तरह से अजीब तरीके से चलती है, हमारे बच्चों के साथ बढ़ रही है, हमारे बच्चे के साथ बैठ रही है। तो इस तरह के केसेस में एज अ टीचर हमको उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। हम उनकी काउंसलिंग करें, हम उनको बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं, कोई इस तरह से किसी की कोई आदत नहीं लेता है, वो जो चल रही है वो अपनी परेशानी है, उसको नहीं चल पाती है वो। तो एज अ टीचर ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अक्सर बच्चे एक दूसरे को टीज़ करते हैं उनकी कमी को लेके। तो एज अ टीचर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप जो है इस तरह की बातों को अपनी क्लास में ना होने दें, ना अपनी तरफ से, ना स्टूडेंट्स की तरफ से, ना पेरेंट्स की तरफ से। अगला पॉइंट है दीज चिल्ड्रन शुड बी टॉट सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। बालक को आत्मनिर्भर बनाएं। देखिए, आत्मनिर्भरता जो है एक बहुत एक ब्लेसिंग है, एक तरीके की एक ब्लेसिंग है। अगर हम अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जब इकोनॉमिकली हम ही लोग हैं, जब हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम कुछ कमाने लगते हैं, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते, तो हमको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही एक फीलिंग आती डेवलप होती है। तो इसी तरह से जब ये बच्चे हैं
तो या छोटे बच्चे का एक एग्जांपल लीजिए, आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो खुद कोई काम अपना करते हैं ना, वो कितने खुश होते हैं कि आज मैंने अपने आप खाया, आज मैंने अपने आप पैंट्स अपनी पहनी, आज मैंने शर्ट अपने आप पहनी, आज मैं अपना स्कूल बैग अपने आप जो है सेट किया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम खुद करते हैं, हमें बहुत नो खुशी देती है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। इसी तरह से ये बच्चों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, वो खुद से कोशिश करके खुद से अपने आप चीज़ें वो करें, काम को अपने अंजाम दें। और दूसरा है यहाँ कि एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, कि उनको जो है उनको आप मौका दीजिए कि वो अपनी चॉइसेस बता सके। ये ज़रूरी होता है किसी के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। अगर हम अपनी चॉइसेस उस किसी के ऊपर थोपते हैं तो यानी कि हम उसको सबमिसिव उसकी पर्सनालिटी को हम बना रहे हैं। वो हमेशा जैसा आप दोगे ना वो वैसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात, अपनी कोई चॉइसेस नहीं होंगी। इसीलिए जब भी छोटे बच्चे के लिए भी कहा जाता है, जब हम बच्चे की परवरिश करते हैं अपने घरों में, तो हम बच्चे को थोड़ा कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा ना स्कोप दीजिए, उसको सोचने दिए, उसकी चॉइसेस बना लीजिए, वो जो खाना चाहता है, जो वो पहनना चाहता है, थोड़ी बहुत उसको भी एक फ्रीडम दीजिए। तो यहाँ पर भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स को अपने फ्रीडम दें कि दे शुड ऑल्सो मेक चॉइसेस। नेक्स्ट है, टीचर्स ought to see that they develop a workable self concept. Those children should play mix with their non handicapped children. अध्यापक बच्चों में स्व अवधारणा का विकास करें, सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलें। देखिए सेल्फ कंसेप्ट जो है ना, इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने थर्ड सेम में EPC में पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस की बात एक आपने पढ़ी थी कि अपने आप को समझना, अपने आप को समझना, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानकारी रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। हम दुनिया में सब इधर उधर सब फंसे हुए रहते हैं, लेकिन ख़ुद क्या है, ख़ुद क्या चाहते हैं वो हम नहीं वो हम उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों के अंदर सेल्फ कंसेप्ट वो जगाएं कि अपने बारे में तुम्हें जानकारी हो, अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी लिमिटेशंस के बारे में आपकी जानकारी हो। जैसे आपने EPC में पढ़ा था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कि हाँ कि हर के बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या प्लस पॉइंट्स हैं, उसकी क्या खूबियाँ हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या उसके अंदर कमियाँ हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे के अंदर हमें टीचर्स को ये डेवलप करना है कि वो जाने कि क्या क्या वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर उनको नेगेटिव एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं होगा, हम डिपेंडेंट लोग हैं, हम ये नहीं जा सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम हर चीज़ के लिए हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनना है। ये जो चीज़ है, ये जो नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है उन बच्चों का, वो हमें दूर करना है। हमें उनका पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हमें बनाना है। हमें उनको बताना है कि अपने अंदर तुम वो चीज़ें ढूंढो जो तुम कर सकते हो। ओके, सो दोज चिल्ड्रन शुड प्ले। अपने जो नॉन हैंडीकैप जो साथी हैं उनके साथ हमें मौका देना चाहिए, उनके साथ वो खेलें, पढ़ें, ताकि उनका सोशल डेवलपमेंट हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।